हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर। जो कल्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आइडेंटिफिकेशन का। जैसे माइक्रोस्कोपी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्मीयर की, माइक्रोस्कोपी की, है ना। तो जो कल्चर है वो मतलब बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है। उसमें कल्चर करके आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हो, आप उसको पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेस्टिंग भी कर सकते हो, या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं उसको, एएसटी कर सकते हो आप इसमें। तो जो कल्चर है, आपने सुना होगा कल्चर मीडिया, आपने सुना होगा ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है आपके कल्चर मतलब कल्चर मीडियाज हैं बेसिकली। तो कल्चर मीडिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। आप अगर इसको समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके सारे बैक्टीरियाज को में जब भी लैब डायग्नोसिस पूछा जाएगा तो आप उसमें वैसे ही लिखेंगे माइक्रोस्कोपी, फिर कल्चर, फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, और बाकी आगे जो है फिर सीरोलॉजी और जो फिर आगे नए टेस्टिंग्स आते हैं। ठीक है, तो कल्चर जो है वो क्या है? इट्स अ मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड। मतलब ये आपका बहुत कॉमनली यूज होता है, यूज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिटेक्शंस, यानी कौन सा बैक्टीरिया है स्पेसिफिकली उसके लिए कल्चर बहुत ही कॉमनली, मोस्ट कॉमन कह सकते हो, वो यूज होता है। स्पेसिमेन हम लेते हैं, जो भी डिपेंडिंग ऑन हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या पेशेंट सिम्टम लेके आया है, एग्जामिनेशन करा। जैसे अब किसी को मान लिया पस है तो आप पस को ले लोगे, उसका कल्चर करोगे। ठीक है, कोई हमें लग रहा है कि कोई फीवर है या ब्लड का कोई इन्फेक्शन हुआ तो आप ब्लड सैंपल लोगे। तो डिपेंडिंग ऑन क्या पेशेंट हिस्ट्री लेके आ रहा है उसके हिसाब से आप स्पेसिमेन लेते हो, है ना। यूरिन का लग रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन लेके आ रहा है तो आप यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हो। तो आप स्पेसिमेन लोगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम, और फिर एग्जामिनेशन के बाद इनोकुलेटेड ऑन टू द वेरियस कल्चर मीडिया एंड इनक्यूबेटेड। इनोकुलेटेड का मतलब होता है किसी पर इंट्रोड्यूस करना, है ना, इसको कह सकते हो टू इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस करना मतलब होता क्या है? जो कल्चर मीडियाज होते हैं वो एक प्लेट में होते हैं। आपने देखा होगा कांच की ना इस तरह की प्लेट्स होती हैं। आई कैन ड्रॉ अ बेटर डायग्राम। आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से ना कांच की प्लेट्स होती हैं, और उन प्लेट्स में ऐसे कल्चर मीडिया पड़ा होता है। आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा मोम जैसा लगता है ना, जैसे वैक्स होता है लिटिल, उस टाइप से, या जेली टाइप से मान लो। तो वो बेसिकली इस तरह का इसमें आपका जो भी मीडिया है उसमें रहता है। आप उसको जो भी कल्चर है वहाँ, जो भी स्पेसिमेन है वहाँ से लेकर उसको इनोकुलेट कर देते हो। उस इनोकुलेट का तरीका होता है, हम बाद में बताएंगे, पर उसमें इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो। इनोकुलेट मतलब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, ठीक है ना। और वो जो मीडिया है वो पर्टिकुलरली एक बेसिक मीडिया हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है जो स्पेसिफिक मीडिया हो। एक्चुअली बैक्टीरियाज भी ना दो तरह से होते हैं, एक फेस्टिडियस बैक्टीरिया, एक होते हैं नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया। नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जिनकी मिनिमम टाइप की होती है, बहुत स्पेसिफिक कोई ऐसे स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, जो सबको चाहिए, नॉर्मली चाहिए, तो दे आर नॉन फेस्टिडियस। कुछ होते हैं फेस्टिडियस बैक्टीरिया। फेस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है और उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जो बेसिक मीडिया है हम उसमें कुछ मिला के स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट मिला के उसको फिर हम स्पेसिफिक मीडिया बना लेते हैं, जिससे फिर ये फेस्टिडियस जो बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं नॉर्मली ग्रो होने में, वो भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक होता है। इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसको हम इनक्यूबेटर कहते हैं। उस इनक्यूबेटर पे ये कल्चर प्लेट पे आप इनोकुलेट करके जो स्पेसिमेन होता है उसको वहाँ पर रख दिया जाता है। स्पेसिफिकली कुछ उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होना, कुछ है टेम्परेचर स्पेसिफिक उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो इसको इनोकुबेट, इनका मतलब होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम उसको रखते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए रखते हैं, और एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आप कह सकते हो, उस कंडीशन में लिखते रखते हैं, तो वो इनक्यूबेटर होता है। स्पेसिफिकली टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनक्यूबेटर कुछ आपका ऐसा फ्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा देखो, ये देखो ना, फ्रिज भी आधा लिए, तो ये फ्रिज जैसा, ये अलग यहाँ कंपनी नेम है, तो हम किसी को कंपनी ना डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी कंपनी से हम ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं इनक्यूबेटर्स होते हैं, और ऐसे क्लोज हो जाता है डोर जैसे फ्रिज का। आप इसको ओपन करोगे तो आपको ना ऐसे शेल्फ दिखाई देंगे, जैसे फ्रिज में होते हैं ना, रखने के अलग अलग शेल्फ होते हैं, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ रख सकते हो। ऐसे ना इसमें शेल्फ होते हैं, और टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस इसमें मेंटेन हो सकती है। आप देखो, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक बेसिक ये एक शेल्फ का डायग्राम दिखाया है कि एक ऐसे एक शेल्फ है, ऐसे ऐसे दूसरी शेल्फ होगी, तीसरी शेल्फ होगी, ऐसे आप रख सकते हैं। डिपेंड कितना साइज का इनक्यूबेटर है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं इनक्यूबेटर। तो ऐसे देखो, ये कांच की प्लेट्स हैं ऐसे, ठीक है ना,
ये एक के ऊपर एक रखी हुई है, इनको आप, इनमें मीडिया होता है और वो जो स्पेसिमेन है वो इनोकुलेट कर दिया जाता है और इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए आप रखते हैं और तब आप देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का बैक्टीरिया उसमें ग्रो हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। तो आपको किसी बैक्टीरिया के डायग्नोसिस करने के लिए एक सिंगल कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर मल्टीपल टाइप की, क्योंकि हर अलग अलग कल्चर मीडिया अलग अलग चीज़ के लिए होता है और उसमें उसकी हम ग्रोथ या फिर उसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैकॉन की अगार होता है, वो लैक्टोज फर्मेंटर्स को देखने के लिए होता है। तो मतलब इस तरह से आप बहुत मल्टीपल मीडियाज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो कल्चर जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। आप बाकी दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग कर सकता है। मतलब आपने बैक्टीरिया को देख लिया कौन सा बैक्टीरिया है, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक कौन सी देनी है वो जरूरी है। तो एंटीबायोटिक कौन सी से ससेप्टेबल है, कौन सी एंटीबायोटिक से वो ससेप्टेबल है, आप उस कल्चर मीडिया से लेके एंटीबायोटिक के टेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे ऑटोमेटेड आते हैं, आपको बस सैंपल रखना है, वो अपने आप उसमें एक डेटाबेस होता है, वो आपको निकाल के बताता है कि इससे सेंसिटिव है बैक्टीरिया, इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव नहीं है या रेजिस्टेंस है, ये कह सकते हो। तो हम ये करते हैं। कल्चर मीडिया दो तरह से हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, तीन से कह सकते हो बल्कि, बट क्या डेफिनेशन होती है इसकी, इट्स अ लिक्विड और अ सॉलिड सब्सटेंस कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया। तो उसकी जो है ग्रोथ भी करेगा और उसको सर्वाइव करने में भी हेल्प करेगा, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। वैसे बैक्टीरिया के लिए ही मेनली यूज होते हैं, बट दिस इज फॉर जनरल टर्म कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब बेसिक सॉलिड या तो कोई सॉलिड है या लिक्विड है। लिक्विड हम क्या करते हैं, ट्यूब में लेते हैं ऐसे, और सॉलिड जो है वो जो मैंने बताया आपको, ये प्लेट्स होती हैं इस टाइप से, उन प्लेट्स में रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लेट्स में रखते हैं। तो बेसल मीडिया होता है एक जो बेस का काम करता है, जैसे अगार है आपका, दैट इज एक्ट एज अ बेसल मीडिया। उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, कुछ केमिकल, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, तो फिर वो एनरिच्ड मीडिया बन जाता है ना। तो वो थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो लिक्विड का यूजुअली हम ट्यूब में टेस्टिंग करते हैं, ऐसे लिक्विड होता है, और इसमें यूजुअली सॉलिड मीडियाज या सेमी सॉलिड मीडियाज उनको रखा जाता है। तो ये आपका डिवीज़न देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो किसी भी यूजुअली किसी भी मीडिया में एक आपका देखो वाटर तो होना ही है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पेप्टोन्स होता है। ज़्यादातर केस में जो है आपका पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ ना कुछ है, और पेप्टोन्स होते हैं। पेप्टोन्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कह सकते हो। देयर इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ partially digested proteins. प्रोटीन्स होती है जो कि फुल्ली नहीं पार्शली डाइजेस्टेड है, और उनका एक मिक्सचर टाइप से, उसको हम लोग पेप्टोन बोलते हैं। इसी के नाम पे मीडिया का नाम है पेप्टोन वाटर, ठीक है ना, आगे आएगा वो भी। अगार होता है, अगार जो है ना एक तरह से सॉलिड मीडिया की तरह यूज होता है, इट्स लाइक अ बेसल मीडिया। सब में अगार हुआ, उसके साथ में ज़्यादातर में कुछ हम मिला देते हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से मीडिया कहलाता है। तो अगार एक्चुअली क्या होता है, ये सेल वॉल से बना हुआ है। किसकी सेल वॉल से, सी वीड्स, समुद्र में जो वीड्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, अगार होता है, तो उसकी सेल वॉल होती है ये बेसिकली। और अभी क्या है, कॉमर्शियल फॉर्म में आता है ये, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में करके आपके पास बॉक्स में आता है पाउडर फॉर्म में, फिर उसको थोड़ा पानी मिला के या जो भी इसमें मिलाना होता है उसके हिसाब से वो एज अ सॉलिड, सेमी सॉलिड टाइप से बन जाता है और एज अ बेसल मीडिया काम करता है। तो ये हो सकता है। मीट एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मीट सोचो, ऐसे याद रखो ना, जैसे मीट खाने से ताकत आ जा रही है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया को भी ताकत आ जाए। तो ये मीट जब मिला रहे हैं आप, तो एनरिच्ड मीडिया बन रहा है एक तरह का, ठीक है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करा जाता है इनमें। मतलब ये कुछ बेसिक सब्सटेंसेज हैं जिनमें आप तीन को एक साथ याद कर लो, तीन को एक साथ याद कर लो। ये बेस को, अगार को अलग याद कर लो, मीट एक्सट्रैक्ट और ईस्ट एक्सट्रैक्ट को एक साथ याद रखो। दो तो एक्सट्रैक्ट है, मीट और ईस्ट, ठीक है। एक अगार है, मैंने बताया, बेसल है, जो थोड़ा सा आपको जेली टाइप से दिखता है, वो अगार होता है यूजुअली, जो कि एज अ सॉलिड बनाता है मीडिया को। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन्स, ये यूजुअली लिक्विड मीडिया में यूज होते हैं। लिक्विड मीडिया के बाद ही वो सॉलिड मीडिया बनता है। तो मतलब ये मीडियाज में बेसिक मिलते हैं। ब्लड भी कभी कभी मिला देते हैं, कभी कभी सीरम में मिला देते हैं उसको, और एनहांस करने के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू, एनरिच्ड मीडिया बनाने के लिए। एनरिच्ड मीडिया होता है जो सॉलिड मीडिया होते हैं उसमें और न्यूट्रिशन एनहांस कर दिया, तो वो आपका कहलाता है एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। सिंपल है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ।
बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन, यानी किस मेथड से आप ग्रोथ कर रहे हो उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कन्वेंशनल कल्चर मीडिया एंड ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है ये कन्वेंशनल है, मतलब जो शुरू से मेथड चलते आ रहे हैं वो है। ये ऑटोमेटेड है जो रिसेंटली बने हैं मेथड्स, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े वो होते हैं सिंपल बॉक्स टाइप से, आप समझते हैं उसमें कल्चर का मीडिया रखते हैं, डेटाबेस एक होता है हर बैक्टीरिया के हिसाब से, और वो आपको बहुत सारी टेस्टिंग दे देता है, कौन सा बैक्टीरिया है, किस से सेंसिटिव है एंटीबायोटिक से, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी चीज़ें वो उसमें दे देता है। तो वो सब ऑटोमेटेड होते हैं। तो कन्वेंशनल मीडिया जो है वो जो है आपके बेसल मीडिया हो गया, है ना, बेसल मीडिया जो बेस का काम करते हैं। एनरिच्ड मीडिया जो कि इसी बेसल मीडिया में कुछ एडिशन करा और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा के उसको हमने एनरिच्ड मीडिया बना दिया। ठीक है, जैसे बेसल मीडिया में नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया यूजुअली ग्रो करते हैं, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिनिमम टाइप की रिक्वायरमेंट है। एनरिच्ड मीडिया उनके लिए यूज़ होता है जिनकी जो फेस्टिडियस बैक्टीरिया है, जिनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा है, अलग है सबसे, उनको ग्रो करना मुश्किल है। एनरिचमेंट ग्रोथ होगा। फिर सेलेक्टिव मीडिया होता है, सेलेक्टिव अब किसी स्पेशल उसके लिए हम सेलेक्टिव करें, आगे इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल मीडिया कुछ बता रहा है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन से मीडियाज यूज होते हैं। एनारोबिक मीडिया यानी एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनके लिए कौन से टाइप के मीडिया यूज होते हैं। कन्वेंशनल ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर वो होता है कि आपने देख तो लिया वो कौन सा है, लेकिन उसको आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करना हो वहाँ से, तो उसके लिए ब्लड कल्चर मीडिया स्पेशली हम बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड जो कल्चर मीडियाज होते हैं ऑटोमेटिकली रिजल्ट आता है, आपको सिर्फ रखना है, कन्वेंशनली ज़्यादा देखना नहीं, अपने आप रिजल्ट आ जाता है, वो अपने आप रीड करता होता है इंस्ट्रूमेंट। यूजुअली ये ब्लड कल्चर के लिए होते हैं और जो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स कल्चर के लिए भी होते हैं। बट आपको ज़्यादा याद नहीं रखो, आप सिर्फ मेन तो जो है ना उसमें ब्लड कल्चर का मेन इसमें रहता है ऑटोमेटेड। तो कन्वेंशनल मेथड हो गए इतने सारे, इनमें से किसी पे भी अलग से एक शॉर्ट नोट आ जाता है या डिफरेंस पूछ लेते हैं, जैसे इसमें उसमें क्या फ़र्क है कोई से में भी, या फिर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल एंड दी ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहले आप देख लो, पहले आप बेसल पढ़ोगे, फिर आप इन दोनों को पढ़ोगे, मतलब सॉरी बेसल के बाद उसी से ये एनरिच्ड मीडिया बनता है, फिर आप ये एनरिचमेंट मीडिया पढ़ोगे अलग से, सेलेक्टिव डिफरेंशियल एक साथ पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या मीडिया, फिर लास्ट में ये दोनों बचते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इनको थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं क्या क्या आपके कल्चर मीडियाज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल मीडिया एंड देन एनरिच्ड मीडिया। तो जो बेसल मीडिया है उसको हम सिंपल मीडिया भी कहते हैं, नाम ही बता रहा है कि समथिंग विच इज मेकिंग बेस, है ना, सिंपल सा मीडिया है, यानी कौन से बैक्टीरिया के लिए होगा, नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम सी है। तो जो सिंपल मीडिया है वो बनेगा भी ऐसे ही, बहुत सिंपल सी चीज़ें होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सामान नहीं है, बेसिक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है वो आपका सिंपल या बेसल मीडिया बनाता है। ठीक है, अब बात आती है कि एज द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर मीडिया, सॉरी, ये जो है हम किसी भी मीडिया का बेस बनाने के लिए भी यूज होता है बेसल मीडिया, और कुछ नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया जिनके ग्रोथ के लिए भी हम बेसल मीडिया को यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेसल मीडिया के? सबसे पहले आता है लिक्विड वाला एग्जाम्पल जिसका नाम है पेप्टोन वाटर। सबसे पहला बेसल मीडिया है पेप्टोन वाटर, जो कि लिक्विड मीडिया है। नाम से बता रहा है, देखो पेप्टोन वाटर, यानी इसमें पेप्टोन होगा और वाटर होगा, दो चीजें तो होनी होनी है, पेप्टोन और वाटर है। परसेंट जो है पेप्टोन की 1%, सबसे कॉमन क्या है 1%, तो पेप्टोन की जो है पेप्टोन वाटर में 1% ही होती है। देन वाटर है इसमें, और इसमें थोड़ा सॉल्ट मिला रखा है, नमक मिला रखा है, ध्यान रख लो बस, सोडियम क्लोराइड, जो पेप्टोन है उसका आधा मिला रखा है, 0.5%। सिंपल याद हो गया, पेप्टोन है, वाटर है पेप्टोन वाटर में, और साथ में सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, 1% है, सोडियम क्लोराइड उसका आधा 0.5% है। ठीक है जी। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, फिर से अगेन इट्स टाइप ऑफ लिक्विड मीडिया। ब्रोथ जो होता है हम लिक्विड मीडिया को बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये पेप्टोन वाटर का ही बना हुआ है, साथ में इसके मीट एक्सट्रैक्ट है। मीट एक्सट्रैक्ट जो है 1% है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, नाम बता रहा है न्यूट्रिएंट, यानी कि जो ब्रोथ था, ब्रोथ कौन था, पेप्टोन वाटर है ना। ब्रोथ हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया को बोलते हैं, और सबसे कॉमन लिक्विड मीडिया में बेसल कौन है, पेप्टोन वाटर। तो पेप्टोन वाटर में कोई न्यूट्रिशन मिलाओ,
मैंने बोला था या तो हम मीट एक्सट्रैक्ट मिलाते हैं या ईस्ट एक्सट्रैक्ट मिलाते हैं। तो मीट एक्सट्रैक्ट सबसे पहले वही मिला रखा है इसमें, मीट एक्सट्रैक्ट मिला दिया। कितना? पेप्टोन वाटर में पेप्टोन 1% था, यहाँ पे मीट भी 1% ही मिला दिया इसमें। सिंपल याद रखने का तरीका। तो पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट 1% जो है वो कहलाता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। बहुत आसान हो गया अभी तक आपने 1% यहाँ मीट देख लिया, 1% पेप्टोन देख लिया, उसका आधा सॉल्ट था 0.5%। आसान हो गया याद करना। ये यूज होता है टू स्टडी द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। हम जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाते हैं, जो आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की वीडियो में देख सकते हो, वो जो ग्रोथ कर्व है कैसे कैसे हो रहा है, वो आप उसकी स्टडी करने के लिए न्यूट्रिएंट ब्रोथ को यूज किया जा सकता है। तो अभी तक हमने 2 लिक्विड मीडिया पढ़ लिए, पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड मीडिया। मैंने बोला अगार जो है ना वो बेसल मीडिया की तरह काम करता है। अगार एक सीवीड से बना हुआ पाउडर टाइप से सेलबॉल है एक्चुअल में वो, तो उसी से मिल के बन रहा है। तो इसमें कर क्या रहे हो, न्यूट्रिएंट अगार हो गया अभी ये। तो जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है ना उसी में अगार मिला दिया आगे। आप देख रहे हो 1 बाय 1 एक तरह से चल रहे हैं। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगार मिला दिया तो न्यूट्रिएंट अगार बन गया, सिंपल। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो ये था सारा कुछ, इसके साथ में इसने 2% अगार मिला दिया। अब तक 1% था, अगार आपका 2% होगा। ऐसे भी याद रखो, अगार जो है बहुत सारे सॉलिड मीडिया, क्योंकि सॉलिड मीडिया ज़्यादा है, सॉलिड मीडिया में बहुत सारा यूज़ होता है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसे याद कर सकते हो। तो 1% अभी तक हम पढ़ रहे थे, 0.5 हमने सॉल्ट पढ़ा था, अब यहाँ 2% और आ गया अगार। तो न्यूट्रिएंट अगार में न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 2% अगार होता है। इट इज़ यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। हम जो बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ेंगे वो सारे बायोकेमिकल टेस्ट के लिए इसमें यूज़ होता है। कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आप अगार पे उसको इनोकुलेट करते हो, इनक्यूबेट करते हो, फिर बाद में देखते हो कौन सा बैक्टीरिया उसकी आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉलोनी कैसी मिल रही है आपको। पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देख सकते हो कौन से टाइप का पिगमेंट बनाया हुआ है। तो अभी तक आपने न्यूट्रिएंट अगार तक आपका काम हो गया, आसान हो गया। ये सब बेसल मीडिया है एक्चुअल में। देन सेमी सॉलिड मीडियम, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडियम में क्या है, जो है आपका जो अगार मतलब जैसे सॉलिड मीडिया है ऐसे ही आपका सेमी सॉलिड मीडिया बन जाता है, जो कि थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली सॉलिड कंपैरेटिवली कम होता है बेसिकली। तो ये हो गए हमारे आपके बेसल मीडिया। अब हम बात करते हैं एनरिच्ड मीडिया की। तो एनरिच्ड मीडिया बताता है आपको चाहिए थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देना, तो बेसल मीडिया की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देते हैं। और इसमें जो और फैस्टिडियस बैक्टीरिया भी जो आराम से ग्रो नहीं करते वो भी ग्रो कर पाते हैं। फैस्टिडियस मतलब ये मान लो नखरे वाले जो लोग जो होते हैं तो आसानी से नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, तो कुछ ना कुछ बेसल मीडिया में आपको मिलाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। ऐसे इसका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या मिलाओगे, ब्लड मिलाओगे, सीरम मिलाओगे, एग मिलाओगे, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाओ कि जो एनरिच्ड मीडिया है उसमें ब्लड मिलाते हैं या सीरम एक जैसी चीज़ होगी, साथ में एग मिलाते हैं। तो अभी आप समझ गए मीट और ईस्ट हालांकि न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है, बट उन्हों मिलाने से एनरिच्ड मीडिया नहीं बन रहा है। एनरिच्ड मीडिया बन रहा है बेस ब्लड, सीरम या एग मिलाने से। समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जाते हैं और क्लियर करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को करवा सकता है एनरिच्ड मीडिया, ठीक है ना। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ब्लड अगार, ठीक है। फिर है चॉकलेट अगार, इसका कलर ब्लड जैसा ही होता है, रेड कलर होता है। इसका कलर चॉकलेट कलर का है, ब्राउन होता है, ठीक है ना। फिर आता है लॉफलर सीरम स्लोप एंड ब्लड कल्चर मीडिया। ब्लड कल्चर मीडिया को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो कल्चर मीडिया, ब्लड कल्चर मीडिया ऑटोमेटेड और कन्वेंशनल कौन से होते हैं, क्या होता है। फिलहाल हम एनरिच्ड मीडिया में 3 पढ़ने हैं, 3 में से ये 2 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा अलग है। ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार एक ही जैसी बात है। चॉकलेट अगार एक्चुअली में हीटेड ब्लड अगार को ही चॉकलेट अगार कहते हैं, कुछ अलग नहीं। हीटेड ब्लड अगार इज नोन एज द चॉकलेट अगार। जो ब्लड अगार है उसमें समझ में आ रहा ब्लड है, उसको ज़्यादा गर्म कर दिया, आरबीसी सारी टूट गई, आरबीसी हीमोलाइज हो गई, उनका जो मटेरियल अंदर से बाहर आ गया, तो इसकी वजह से कलर ब्राउन हो गया, तो वो चॉकलेट अगार कहला रहा है। समझ में आया। अब सबसे पहले बात आती है ब्लड अगार कैसे बनता है। अच्छा, जब चॉकलेट अगार बन जाएगा तो होगा क्या, थोड़ी सी न्यूट्रिशन में क्या फ़ायदा हुआ ज़्यादा गर्म करके आरबीसी तोड़ के, जो हमने अगार है वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, तो और ज़्यादा नॉन फेस्टिडियस जो होते हैं, हाईली नॉन फेस्टिडियस जो होते हैं वो ग्रो भी करे जा सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड अगार, फिर करेंगे चॉकलेट अगार, देन लॉफलर सीरम स्लोप। अब देखो ये पढ़ना आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट वंस यू हैव
एन आइडिया कैसे इसको पढ़ना है, तो इट्स वेरी इजी नाउ। ब्लड अगार है तो जो न्यूट्रिएंट अगार है उसको पिघला लिया, दैट इज मोल्टन। मोल्टन माने पिघला लेना। मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार हम पढ़ चुके हैं। मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में क्या मिलाओ? ब्लड मिलाओ, तो ब्लड अगार बन गया। और क्या है? ब्लड कितना मिलाओगे? 5 to 10% ऑफ शिप ब्लड मिलाओगे। अभी तक आप याद करते करते 1%, 0.5, 2% पे आ गए, उसका भी डबल कर दो तो अप्रॉक्स 5 to 10% हो गया। तो 5 to 10% शिप ब्लड मिलाया आपने मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में, तो बन गया ब्लड अगार। और इसको कितने डिग्री पे गर्म करते हैं? 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं न्यूट्रिएंट अगार में शिप ब्लड मिला के, तो ये आपका ब्लड अगार बन जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड, हमारी माइक्रोबायोलॉजी की डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली यूज़ होता है आपका ब्लड अगार। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसमें शिप का ब्लड मिला होता है। और ये हीमोलाइसिस देखने के लिए भी यूज़ होता है। हीमोलाइसिस मतलब वो बैक्टीरिया आरबीसी को कितना तोड़ पा रहा है, क्या वो पार्शियल तोड़ पा रहा है या वो कंप्लीट तोड़ पा रहा है। ठीक है ना, तो वो आगे आप पढ़ोगे, अल्फा बीटा हीमोलाइसिस ये सब पढ़ोगे। तो ये जो है आपका हीमोलाइसिस देखने के लिए भी ब्लड अगार यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि शिप ब्लड ले रखा तो आरबीसी पड़ी होंगी, उनको कितना हीमोलाइज कर पा रहा है, पार्शियल है, कंप्लीट है, उसके नाम पर ये हीमोलाइसिस होता है। चॉकलेट अगार में क्या करते हो आप? उसको बस जो चीज़ अपने ब्लड अगार है वही है, सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है। टेम्परेचर ज़्यादा गर्म कर दिया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, आरबीसी टूट गई, उनका जो केमिकल था, उनका आरबीसी के अंदर जो भी कुछ है, हीमोग्लोबिन है, जो भी कंटेंट है, सब बाहर आ गया, तो इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया। तो जो हाईली फेस्टिडियस बैक्टीरिया लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखोगे चॉकलेट अगार में फॉर एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe को ग्रो करा जा सकता है, जो कि हाईली नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया। सो हाईली फेस्टिडियस बैक्टीरिया ज़्यादा नखरे वाला है ना, ज़्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है जी, उसके बाद में बात करते हैं लॉफलर सीरम स्लोप। नाम बता रहा है इसमें क्या है, सीरम है, लॉफलर सीरम, तो इसमें सीरम है। और ये भी कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल कॉरन बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, लॉफलर सीरम स्लोप इज यूज्ड फॉर विच बैक्टीरिया? कॉरन बैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि डिप्थीरिया करता है। ठीक है, तो कॉरन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए आप लॉफलर सीरम स्लोप यूज कर रहे हो, उसमें सीरम है। फिर वही ब्लड कल्चर मीडियाज हैं, जिसमें आगे ब्लड कल्चर मीडियाज आएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया सिंपल मीडिया एंड दी एनरिच्ड मीडिया।